जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज का 2 है। तो इसके पहले कल की वीडियो में हमने सॉल्व किया था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो आपने अगर नहीं देखा तो इसका प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दिया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिए थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात बुद्ध की आई है तो बुद्ध से रिलेटेड हम जो भी चीज़ें बन सकते हैं उसको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो चलिए, पहला यहाँ पर पॉइंट है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? तो बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। पिता का नाम शुद्धोधन। माता का नाम जो था महामाया या माया देवी था। ठीक है, माता का नाम महामाया या माया देवी था। और इनकी जन्मस्थली की बात करें, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी जो शुद्धोधन थे एक कपिल वस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। और माता जी जो थी यह कोली वंश की थी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनका जो पालन पोषण की इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था पालन पोषण। और पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। देखिए, ब्लड रिलेशन से करवा रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, इमेज माइंड में सेट होता चला जाए। जैसे यहाँ पर देखिए, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी और गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा हो गया। ठीक है, और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ये भी याद रखिए, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। और सारनाथ का पूरा नाम क्या है? ऋषिपतनम है। और बौद्ध संघ की अगर पहली महिला की बात करें तो प्रजापति गौतमी ही बौद्ध संघ की पहली महिला थी। और इनकी अगर मृत्यु की बात करें, मृत्यु इनकी हुई थी 483 ईसा पूर्व। मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व हुई थी। और इनके अगर मृत्यु स्थल की बात करें तो मल्लों की राजधानी जो थी कुशीनगर, वहीं पर मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके जो उपदेश थे, इनके उपदेश यानी गौतम बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में दिए गए थे। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर हमने ब्लड रिलेशन से बता दिया है। और देख एक बार फिर से बता देते हैं। गौतम बुद्ध, इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। तो इस डायग्राम को याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई? तो प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह यह किसके द्वारा लिखी गई? तो यह महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई। आप इसको रियल टेस्ट मान के सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो गणित सार संग्रह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसी के रेफरेंस में अगर आपसे लीलावती के बारे में पूछे, ठीक है, क्योंकि ये भी गणित से संबंधित है, लीलावती पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अगर लीलावती के बारे में पूछे तो यह भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई थी। तो गणित सार संग्रह अगर पूछे तो महावीराचार्य के द्वारा, और लीलावती अगर पूछे किसके द्वारा लिखी गई तो भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है सांची के स्तूप। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जो ऑप्शन करेक्ट लगे आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। तो सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक महान ने 3री शताब्दी के समय किया था। और सांची कहाँ पर है? सांची मध्य प्रदेश में है, इसको भी याद रखिए। और सांची मध्य प्रदेश के रायसाना जिले में स्थित है।
तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो यह किस राजवंश का संस्थापक था? यह गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुलाम वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुलाम वंश का संस्थापक था। अब यहाँ पर अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में आप एक क्रम याद रखिएगा, कई बार क्रम लगाने के लिए पूछता है। दिल्ली सल्तनत में क्रम क्या है? तो गुलाम वंश है, सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद आएगा खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश। देन उसके बाद तुगलक वंश। ठीक है, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर उसके बाद लोदी वंश आता है। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अच्छा, एक बार इनके संस्थापकों को भी देख लेते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। और खिलजी वंश के संस्थापक की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी हैं। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी हैं। तुगलक वंश की बात करें तो यह गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक हैं। सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश खिज्र खां है। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां हैं। लोदी वंश की बात करें तो यहाँ पर बहलोल लोदी, और जिसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करें बकलोल लोदी के नाम से। ठीक है, तो बस ऐसे याद रखिएगा। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। तो एक क्रम भी है और इसके संस्थापक भी हमने बता दिया है। यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी है? तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी है? तो यह परियोजना है नमामि गंगे। क्या है? नमामि गंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नमामि गंगे योजना। अच्छा, नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई थी इसको भी याद रखिएगा। तो नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि गंगा नदी को स्वच्छ बनाना इसका मेन उद्देश्य था। तो गंगा नदी को स्वच्छ बनाना मेन इसका उद्देश्य था नमामि गंगे प्रोजेक्ट का। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब शुरू की गई? 7 जुलाई 2016 को। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग करते हैं हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। अच्छा, आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिस प्रकार वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? तो यहाँ पर देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनके द्वारा कौन सी अध्यक्षता नहीं आयोजित की गई थी संविधान सभा की? तो संघ शक्तियों की समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही आयोजित की गई थी। राज्यों की समिति और संघ संविधान की समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही आयोजित की गई थी। लेकिन संचालन समिति की बात करें तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संचालित की गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संचालन समिति आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और उसी प्रकार अगर प्रांतीय संविधान समिति पूछे तो प्रांतीय संविधान समिति तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आयोजित की गई थी। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी प्रांतीय समिति। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संघ समिति, राज्य समिति, संघ संविधान की समिति आयोजित की गई थी। और संचालन समिति की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, और प्रांतीय समिति की बात करें तो पटेल के द्वारा आयोजित की गई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुलेट प्रूफ जैकेट, जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है उसको बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? तो 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगे आप लोग करेक्ट आंसर बताइए।
तो ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट हो जाएगा, स्पेक्ट्रा का प्रयोग करते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए स्पेक्ट्रा का उपयोग किया जाता है। देखिए बुलेट प्रूफ वस्त्र को बुलेट प्रतिरोध वस्त्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बुलेट प्रतिरोध वस्त्र भी कहा जाता है। और बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए स्पेक्ट्रा सामग्री का उपयोग किया जाता है। और होता क्या है ना कि इसके परतों को केवल धागों की सहायता से बनाया जाता है। मेन क्या है, इसके परतों को धागों की सहायता से बनाया जाता है, धागों की सहायता से बनाया जाता है। और स्पेक्ट्रा सिल्ट की जो क्राइटन होती है, क्राइटन की तरह इसको लेपित किया जाता है और फिर इस पर पॉलीथीन होती है, उसकी फिल्म को 2 शीटों के बीच में क्या किया जाता है, सील कर दिया जाता है। और उसके बाद तब यहाँ से गोली टकरा नहीं पाती है और वापस चली जाती है। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए स्पेक्ट्रा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? चलिए 59 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? पूछ रहा है कि बैक्टीरिया के कारण यानी जीवाणुओं के कारण कौन सा रोग होता है? तो 58 का डी हो जाएगा, आंत ज्वर, जिसको कहते हैं टाइफाइड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? टाइफाइड भी कहते हैं। अच्छा, बात बैक्टीरिया की आई तो बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं? तो बैक्टीरिया से देखिए कौन कौन से रोग होते हैं। एक होता है प्लेग, ठीक है, प्लेग होता है। उसके बाद डिप्थीरिया होता है। क्या होता है? डिप्थीरिया। प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड और काली खांसी। काली खांसी भी बैक्टीरिया से होता है। और टिटनस की बात करें, टिटनस भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। और कुष्ठ रोग, सिफिलिस, सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिफिलिस, न्यूमोनिया, ठीक है, न्यूमोनिया और हैजा, ये सभी क्या हैं? बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। डिप्थीरिया हो गया, प्लेग हो गया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनस, कुष्ठ रोग और सिफिलिस, न्यूमोनिया और हैजा, ये सभी बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। अच्छा, जो इसमें जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड एक संक्रामक रोग है, बुखार है, जो सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो सैल्मोनेला नामक जीवाणुओं के कारण फैलता है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर में आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या होता है? कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सबसे पहले आप जानिए कि आईपी एड्रेस जो होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 60 का डी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस के 2 वर्जन अभी तक आ चुके हैं। एक तो आया है IPv4 और एक आया है IPv6। और IPv4 की बात करें, इसमें जो कितने बिट्स होते हैं, तो IPv4 में अगर बिटों की संख्या की बात करें तो टोटल 32 बिट होते हैं। कितने? 32 बिट होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और IPv6 की बात करें, इसमें टोटल 128 बिट्स होते हैं। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है कि आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी के 2 वर्जन हैं, एक तो IPv4 है, दूसरा IPv6 है। IPv4 में अगर बिटों की संख्या की बात करें तो 32 बिट्स होते हैं। IPv6 की बात करें तो 128 बिट्स होते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी, यानी इंडियन नेशनल आर्मी की बात कर रहा है, यानी INA, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन डैश के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। तो इंडियन नेशनल आर्मी का एक तरीके से गठन की बात करें तो किसके लिए किया गया था? तो भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए, भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। और देखिए इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 17 फरवरी 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 17 फरवरी 1942 को इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था। और इस सेना का गठन किसने किया था? तो इस सेना का गठन कैप्टन, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह और साथ में और कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस।
कैप्टन मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन और सुभाष चंद्र बोस ने INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किए 17 फरवरी 1942 में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर है, कृष्णा नदी की उद्गम निम्नलिखित में से किसके निकट है? तो बात यहाँ पर कृष्णा नदी की आई है। तो कृष्णा नदी का उद्गम अगर बात करें, देखिए कृष्णा नदी जो है गंगा नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, ठीक है, याद रखिएगा, गंगा नदी, गोदावरी नदी और उसके बाद कृष्णा नदी सबसे बड़ी नदी है। अगर गंगा नदी की लंबाई की बात करें 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी की लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। कितना है? 1465 किलोमीटर। वहीं पर कृष्णा नदी की बात करें तो 1400 किलोमीटर है इसकी लंबाई। तो गंगा गोदावरी के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है। अगर गंगा नदी की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी नदी की बात करें 1465 किलोमीटर है। वहीं पर कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। और कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है यह महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट की श्रेणी से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। ठीक है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। और अगर बात करें कहाँ पर यह जाकर समा जाती है तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कृष्णा नदी का अगर उद्गम पूछे तो महाबलेश्वर, और कहाँ पर जाकर गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, कृष्णा नदी की अगर सहायक नदियों की बात करें तो कृष्णा नदी की कौन कौन सी सहायक नदी हैं? जैसे तुंगभद्रा हो गई, ठीक है, तुंगभद्रा, और उसके बाद भीमा, तुंगभद्रा, भीमा और घटप्रभा और कोयना, ठीक है, कोयना भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, और पंचगंगा, दूधगंगा, ये सभी कृष्णा की सहायक नदियाँ। मूसी, मूसी भी सहायक नदी है कृष्णा की, और जो हैदराबाद बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, और जो कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। अच्छा, कृष्णा नदी पर और क्या क्या चीज़ें हैं? तो नागार्जुन सागर बांध हो गया, और श्री सैलम परियोजना ये भी कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में है। तो इसको भी साथ में याद रखिएगा। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इतना पॉइंट याद रखते हैं तो निश्चित रूप से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। और इसी प्रकार डिस्क्रिप्शन के साथ हर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महाबलेश्वर। 63 क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर मिलान करना है। चलिए, निम्न जोड़ों का मिलान कीजिए। और 63 की बात करें तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 2012 में शिशु मृत्यु प्रति 1000 कितना था? तो 63 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी करेक्ट हो जाएगा, पहले का दूसरा, यानी यहाँ पर 49 था। 2010 की बात करें, 2010 की बात करें तो यहाँ पर 255 हो जाएगा। और तीसरे की बात करें तो यहाँ पर 21.8 हो जाएगा, जो कि भारत में जन्म दर 2011 के अनुसार यहाँ पर पूछ रहा है। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर कितना है? तो 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। अगर यहाँ पर देखिए वायुमंडल की परतों की बात करें, वायुमंडल की परतों की बात करें तो कई बार क्रम पूछता है, तो क्रम भी याद रखिएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, छोड़ सबको मैं आया बाहर। क्या है? छोड़ सबको मैं आया बाहर। तो छोड़ से क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल, और
सबको से हो जाएगा समताप मंडल, मैं से हो जाएगा मध्य मंडल, आया से आयन मंडल और बाहर से बहिर्मंडल। तो इसको याद रखिएगा, छोड़ सबको मैं आया बाहर। और जो क्षोभ मंडल होता है इसमें मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं, और समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तो क्षोभ मंडल में जो सामान्य ताप होता है, ताप का पतन दर होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर पर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? तो सबसे अधिक संख्या की बात करें तो अपघटक की होती है। किसकी होती है? अपघटक की होती है। और एक खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या अपघटक की ही होती है। और होता क्या है कि इस श्रृंखला में उत्पादक पर प्राथमिक उपभोक्ता आश्रित होते हैं, और इन पर क्रमशः द्वितीयक एवं सर्वोच्च उपभोक्ता आश्रित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बात संविधान की आई है, तो संविधान में जो पन्ने हैं उनको कौन क्रमबद्ध किया था, यानी संविधान में पन्नों को किसने सजाया था? तो क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो याद रखिएगा नंदलाल बोस ने सजाया था। किसने? नंदलाल बोस ने संविधान के पन्ने को सजाया था। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और संविधान का मसौदा तैयार करने में कितना समय लगा था? यहाँ पर लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पूरा समय लगा हुआ था। और अगर पूछे इससे रिलेटेड कि संविधान हमारा कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है? सबसे पहले राष्ट्रपति की बात आई है, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसको देख लीजिए एक बार। राष्ट्रपति, जैसे भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, तो इसके लिए किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद में वर्णित किया 52 में, ठीक है, आर्टिकल 52 में वर्णित है। और बात करें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और अगर बात करें इसमें नेशनल इमरजेंसी की, क्योंकि कई बार प्रश्न बनता है नेशनल इमरजेंसी अगर जो लगता है किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है? आर्टिकल 352 में। अगर प्रेसिडेंट्स रूल की बात करें तो प्रेसिडेंट रूल जो है आर्टिकल 356 में है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें यानी वित्तीय आपात, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है आर्टिकल 360 के तहत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए एक चीज़ और यहाँ से पूछा जाता है कि आपातकाल की जो उद्घोषणा होती है वह संसद के दोनों सदन द्वारा जो है जारी होने के 1 महीने के भीतर अनुमोदन प्राप्त हो जाना चाहिए। और अगर अनुमोदन एक बार स्वीकार कर लिया गया तो यह 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन रहेगा, और उसके बाद इसको फिर 6 माह के लिए जो है बढ़ाया जा सकता है, यानी अल्टरनेट इसको हम बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार इसका जिक्र किया गया है, यानी आपातकाल की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने के 1 महीने के भीतर अनुमोदन होना चाहिए, और एक बार अगर स्वीकृति हो गई तो उसके बाद 6 महीने तक जारी रहता है, और हर 6 महीने के बाद जो है अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर कि 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो 68 नंबर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कृषि, ठीक है। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। कौन थे भैया? पीसी महालनोबिस थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पीसी महालनोबिस।
और देखिए इस समिति में क्या था, यह 3 सदस्यीय समिति थी। जो राष्ट्रीय आय समिति थी इसमें 3 सदस्यीय समिति थी। और इसमें कौन कौन से थे अध्यक्ष? तो अगर बात करें देखिए 3 सदस्यीय समिति में, जिसमें आर.डी. गाडगिल थे, वी.के. आर.वी. राव थे, और जिसमें पी.सी. महालनोबिस इसके अध्यक्ष थे। सदस्यों की बात करें 3 सदस्य थे और यहाँ पर और जो अध्यक्ष थे पी.सी. महालनोबिस थे। और इस समिति की जो रिपोर्ट है 1951 में तैयार की गई थी, 1951 में। तो अगर पूछे राष्ट्रीय आय समिति की रिपोर्ट कब पेश की गई थी या तैयार की गई थी, तो 1951 में पेश की गई थी। और इसके तहत जो है भारत की आय उस समय 8,650,000 करोड़ बताई गई थी, 8,650,000 करोड़ रुपए बताई गई थी। और उस समय प्रति व्यक्ति अगर आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय 246 रुपये 90 पैसे थी उस समय आय, ठीक है, 246 रुपये 90 पैसे उस समय आयु थी। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी जिसको नाबार्ड कहते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो नाबार्ड बैंक की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। और 6वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 6वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। कौन सा इसमें से भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो चीनी का पानी में घुल जाना भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में रिवर्स प्रोसेस किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए आपने चीनी को पानी में मतलब कि घोल दिया, उसके बाद पानी को सुखाकर आप चीनी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यह भौतिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान पायोनियर, ठीक है, पायोनियर फर्स्ट था। कौन था? पायोनियर फर्स्ट था। यानी 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पायोनियर फर्स्ट था। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन थे हमने व्याख्या के साथ कर दिया है। और फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस ई बुक को लेकर आप तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। और इसी प्रकार यूपी जीके भी है, यूपी जीके भी ई बुक लेकर आप बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बुक लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506। यूपी जीके लेना है तो 125 रुपये इसी नंबर पेमेंट करना है, और कंप्यूटर लेना है तो 149 रुपये इसी नंबर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड कर देंगे। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके प्राइवेट व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो, बाकी अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।